हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है आपके लिए, आप सबके लिए, जो भी आप देख रहे हो। तो ये ट्रेनिंग है सीएस ट्रेनिंग के बारे में है। ये वीडियो सीएस न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में है, ठीक है, जो आज से 3 फेब 2021 से मैंडेटरी हो रही है। ठीक है, मैंडेटरी का मतलब ये है कि अब जो भी स्टूडेंट ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहता है, वो कोई भी लेवल का हो, फाउंडेशन का हो, फाउंडेशन पास्ड हो, एग्जीक्यूटिव में हो, ओल्ड सिलेबस में हो, न्यू सिलेबस में हो, प्रोफेशनल में हो, कोई भी लेवल का स्टूडेंट अब आज से अगर ट्रेनिंग रजिस्टर करना चाहता है तो वो न्यू स्ट्रक्चर में ही करवा पाएगा। ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में अब रजिस्ट्रेशन बंद हो गए। इतना सिंपल उसका मीनिंग है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब न्यू स्ट्रक्चर आ चुका है 3 फेब से। अब ओल्ड स्ट्रक्चर में आप रजिस्टर नहीं करवा सकते। जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, ट्रेनिंग कमेंस कर चुके हैं, वो लोग ओल्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं। उन पे ये लागू नहीं होता है। वो ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से ओल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसीलिए ये वीडियो में मैं ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब सारे के सारे बच्चे जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, अब वो न्यू में ही आने वाले हैं। और अब इसीलिए पूरा न्यू स्ट्रक्चर ही डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है, अब वो जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहेंगे तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारी चीजें मैं आपको उसमें बताऊंगा, काफी चीजें इंटरकनेक्टेड होंगी। तो जो जिस समय मुझे बताना है मैं आपको बताते जाऊंगा साथ साथ में, ताकि आपको पूरी तरह से सारी चीजें क्लियर रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, सर ये न्यू स्ट्रक्चर क्या है? ये न्यू स्ट्रक्चर में ट्रेनिंग कैसे करनी है? जो भी अब नए बच्चे आ रहे हैं या जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव के हैं, प्रोफेशनल के हैं, ओल्ड सिलेबस के हैं या न्यू सिलेबस के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड सिलेबस के खासकर बच्चे सेपरेटली क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम ओल्ड सिलेबस में, तो हमारे लिए क्या होगा? तो ये उन्हीं के लिए मैं सेपरेटली बता रहा हूं कि आपके लिए भी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर सेम ही है। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो आपके सिलेबस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अलग है। तो आप कोई भी सिलेबस से आ रहे हो, ओल्ड सिलेबस से हो या न्यू सिलेबस से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही ट्रेनिंग स्ट्रक्चर सब पे लागू होगा, ठीक है। चलिए, तो न्यू स्ट्रक्चर में आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है, इसका देखो बर्ड्स आई व्यू इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। पहला है ईडीपी, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इन टोटलिटी ये 1 मंथ का है, 30 डेज का है, ठीक है। इसको अब रिसेंटली 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। पहला पार्ट है 15 डेज ईडीपी, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन होगा, और 15 डेज रहेगा क्लासरूम ईडीपी, जो आपको ब्रांचेस में ब्रांच लेवल पे करना है, ठीक है। कोविड की वजह से ये किया गया था, ठीक है। तो अब ये रिलैक्सेशन दिया गया था कि यार क्लासरूम ईडीपी तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कब खुलेगा, सब क्या होगा पता नहीं है पैन इंडिया लेवल पे। तो उन्होंने ट्रेनिंग बच्चा स्टार्ट कर पाए, इसीलिए 15 डेज का ईडीपी स्टार्ट किया कि चलो आप ईडीपी कर लो और आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो, क्योंकि ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए ईडीपी करना मैंडेटरी है, ठीक है। पहला सवाल का जवाब आपको दिया मैंने कि ईडीपी के बिना, 15 डेज ईडीपी के बिना आप ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है आपकी, वो बिना ईडीपी स्टार्ट नहीं होगी। ईडीपी इज मैंडेटरी फॉर कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। तो जैसे ही आपने 15 डेज ईडीपी आप करोगे, जो अलग अलग बैचेस इंस्टीट्यूट अनाउंस करता है, और शायद एक नया बैच अभी स्टार्ट होने भी वाला है, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूट को पता रहता है कब कितने बच्चे क्या करने वाले हैं, वो बैचेस अनाउंस करते रहेंगे, उसका टेंशन आपको लेना नहीं है, ठीक है। तो बैच टू बैच अनाउंस होता है और बैच टू बैच आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप है 15 डेज ईडीपी आपको करना है। फिर एक बार आप कंप्लीट करोगे, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको स्टिमुलेट वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा। वो प्रोसीजरल भी एक मैं सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि मिक्स नहीं करना है, ये कंसेप्ट है, वो प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर अलग से ही मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो 15 डेज ईडीपी के बाद आपको 21 मंथ्स की लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करनी है, जिसको आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो भी कहो। तो ये 21 मंथ्स की है, ठीक है, सबके लिए। आप कोई भी लेवल पे हो, जब भी आप ट्रेनिंग करोगे 21 मंथ्स की ट्रेनिंग आपको करनी होगी। और ये आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यानी पीसीएस के पास आप अंडर में कर सकते हो, या कंपनी सेक्रेटरी जो कोई कंपनी में एम्प्लॉयड है, जो एलिजिबल रजिस्टर्ड कंपनी के पास
मतलब इंस्टीट्यूट के पास जो ट्रेनिंग के लिए इम्पार्ट करने के लिए रजिस्टर्ड है, वो एलिजिबल कंपनी सेक्रेटरी के अंडर आप ट्रेनिंग ले सकते हो, या फिर आप एमसीए में भी काम कर सकते हो, बैंक में भी काम कर सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी काम कर सकते हो। वो सब मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे आप एलिजिबल हो, आप कहीं भी आपकी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे ही आपकी 21 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको करना है CLDP, ठीक है, कॉर्पोरेट लीडरशिप प्रोग्राम है, तो ये आपको करना है। इसके बारे में अभी पूरी डिटेल्स नहीं आई है, सिर्फ क्राइटेरिया दिया है कि 30 to 60 डेज तक की ये हो सकती है, मिनिमम 30 डेज रहेगी और मैक्सिमम 60 डेज से ऊपर वो जाएगी नहीं। और ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है, ठीक है। सिलेक्ट 2, 3 या 4 जो सेंटर्स हैं इंस्टीट्यूट के, उसी पे होगी और स्टूडेंट्स को जाके वहां रह के वो ट्रेनिंग करनी होगी, तो ये थोड़ी कॉस्टली होगी, ठीक है। 15 डेज जो EEDP है उसका 2000 फीस अभी चल रहा है, ठीक है। क्लासरूम EDP अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, एज पर माई नॉलेज अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया, वेबसाइट पे भी कुछ नहीं है। ब्रांच लेवल पे होता है वो, तो ब्रांच लेवल पे जब आएगा तब पता चलेगा कि फीस उसकी कितनी है। तो 15 डेज क्लासरूम EDP की भी फीस अभी पता नहीं है, और CLDP ये जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम है इसका भी फी अभी तक नहीं पता है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से 25,000 से लेके 30 या 35,000 तक भी ये जा सकती है, बिकॉज इट इज रेसिडेंशियल ट्रेनिंग। अब डिपेंड करता है कि वो कितने डेज की है। 30 डेज की है तो मेरे हिसाब से 25,000, 20-25,000 तो कम से कम लगेंगे। 45 डेज की निकली तो 30-35 तक भी जा सकती है। 60 डेज की निकली तो आई डोंट नो, थोड़ा और भी कॉस्ट बढ़ सकता है। तो इट डिपेंड्स कि इंस्टीट्यूट कितने डेज की रखती है और उस रेंज के हिसाब से वो फीस रहेगी, ठीक है। अब ये पूरा आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद है, मतलब 2 साल बाद आपको करना है। तो अभी से ये 25,000 की टेंशन मत लो। काफी बच्चे उनको लग रहा है आज देने, अरे आज थोड़ी देने, आप ट्रेनिंग करोगे उसमें से थोड़ा बहुत तो सेव होगा। 21 मंथ है आपके पास, 1,000 भी आपने सेव किया तो 21,000 तो आपके पास जमा हो ही जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो। बहुत ज्यादा बच्चे टेंशन ले रहे हैं, न्यू स्ट्रक्चर को नेगेटिवली देख रहे हैं जस्ट बिकॉज उसमें CLDP है और उसमें थोड़ा कॉस्ट है। और बिलीव मी, यही CLDP आपका पूरा रेज्यूमे बदलेगी। कोई शॉर्ट टर्म कोर्स, ये जो बकवास कोर्सेज आप करते हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। CLDP विल चेंज एवरीथिंग, इट इज अ गेम चेंजर। आपका पूरा पर्सनैलिटी बदल जाएगा। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज से कुछ भी नहीं होता। पूरा जो बदलाव आप में आएगा और वो जो इंटरव्यू में भी दिखेगा वो है CLDP। तो मैं चाहता हूं कि आप उसको पॉजिटिवली देखें। मनी अरेंज हो जाता है, आपको बहुत टाइम है, ट्रेनिंग भी आप करोगे, ट्रेनिंग में आप सेव कर सकते हो कि धीरे धीरे स्टाइपेंड भी बढ़ता है। और आखिरी समय जब आप प्रोफेशनल में हो या पास हो चुके हो और उस दौरान जब आप ट्रेनिंग करते हो तो आपका स्टाइपेंड अच्छा खासा होता है कि थोड़ा बहुत तो आप सेव कर पाओ। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि इसको बिल्कुल नेगेटिवली देखा जाए, ठीक है। चलिए, तो एक बार आप CLDP क्लियर कर लेते हो, फिर आपको सारे जो ट्रेनिंग्स आपने किए हैं इनके सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते हैं स्टिमुलेट वेबसाइट पे, और एक कंसोलिडेटेड ट्रेनिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट जनरेट होता है, और वो ट्रेनिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट से आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा आपका जर्नी रहेगा ट्रेनिंग का, ठीक है। अब ट्रेनिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग, इसमें भी काफी कंफ्यूजन था, जो मैंने हाल ही में एक इंस्टीट्यूट के ही वेबिनार का क्लिप डाला है, जिससे बहुत ही क्लियरली इंस्टीट्यूट ने अपना स्टैंड बताया हुआ है, और वो रेगुलेशन से भी क्लियर है, ठीक है, कि आप एग्जीक्यूटिव के बाद कभी भी वो ट्रेनिंग कर सकते हो, बस उसके पहले नहीं कर सकते। तो एक और सवाल जो बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जीक्यूटिव का अगर मेरा एक ही मॉड्यूल क्लियर है तो क्या एक मॉड्यूल क्लियर होने के बेस पे मैं स्टार्ट कर सकता हूं ट्रेनिंग? तो जवाब है नो, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ये बोरोड आपका थॉट है, CA में अलाउड है तो आप सोचते हो यहां भी है, पर ऐसा कोई रूल यहां नहीं है, ऐसा ऑथराइज नहीं है। बोथ ग्रुप्स क्लियर होने के बाद ही आप ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन का जवाब दे दिया, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के बाद या आप प्रोफेशनल के बाद भी दे सकते हो। अब ये सर कैसे हो सकता है? सर वहां तो मैंडेटरी लिखा है, वहां तो लिखा है कि आफ्टर एग्जीक्यूटिव आपको रजिस्टर करना है, लेकिन आप वो जो CS रेगुलेशंस हैं वो आपने पढ़े नहीं है शायद। प्रोफेशनल का जो एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी है उसमें कहीं ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आ रहा है कुछ समझ में? तो वहां कोई ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर मैंडेटरी होता तो वहां लिखा होता कि कितने मंथ्स की ट्रेनिंग आपकी हो जानी चाहिए तो ही आप प्रोफेशनल दे सकते हो, पर वहां कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं डाला गया है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला गया है। तो ट्रेनिंग अलग है,
और प्रोफेशनल का एग्जाम अलग है, दोनों को डिटैच कर दिया गया है। आप साइड बाय साइड प्रोफेशनल कर सकते हो, आपके हिसाब से आप पढ़ाई और अटेम्प्ट दे सकते हो, ट्रेनिंग साइड बाय साइड चलते रहेगी, दोनों साथ में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका नॉर्मल प्रोफेशनल का जो एग्जाम आता है, जो क्राइटेरिया होते हैं सेम है कि अगर एग्जाम मंथ के 6 मंथ्स पहले आप रजिस्टर करवाते हो तो बोथ ग्रुप या ऑल मॉड्यूल्स आप एलिजिबल हो, 3 के 3 मॉड्यूल्स आप दे सकते हो, और 4 मंथ्स के पहले आप रजिस्टर करते हो तो सिंगल मॉड्यूल के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो वो क्राइटेरिया सेम है। तो नॉर्मल जैसे आपका अटेम्प्ट आता है, प्रोफेशनल का अटेम्प्ट भी सेम आएगा एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद। आ रहा है समझ में? बहुत ही सिंपल है। तो प्रोफेशनल चलते रहेगा जैसे नॉर्मल चलता है। इट हैज नथिंग टू डू विद ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आप स्टार्ट करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोफेशनल की एलिजिबिलिटी सेम रहेगी जैसी रहती है। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है डाउट? तो ये भी मैंने एक सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या जवाब दिए। ये मैंने जवाब दे दिया कि क्या एग्जीक्यूटिव के बाद ही ट्रेनिंग इमीडिएटली स्टार्ट करना है, तो जवाब है नो। आप प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो। सिर्फ ड्रॉबैक क्या है कि वो 21 मंथ्स की ही रहेगी, मतलब आपका जो सीएस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद करते हो तो जल्दी कंप्लीट होगी, और प्रोफेशनल भी साइड बाय साइड पास हो गए तो कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यही आप लेकिन प्रोफेशनल के बाद स्टार्ट करते हो तो स्ट्रेच हो जाएगा, आपका कोर्स का ड्यूरेशन स्ट्रेच हो जाएगा। ये पता होना जरूरी है। ठीक है, फिर ही आप डिसीजन लो। ठीक है, फिर आता है कि सर क्या बेटर रहेगा आपके हिसाब से। ओपिनियन लोग लेते ही हैं, फ्री है कि भाई सर आप बता दो आपके हिसाब से क्या है, हम तो डिसाइड करेंगे ही, पर आप अपना ओपिनियन बता दो कि एग्जीक्यूटिव के बाद करना चाहिए या प्रोफेशनल के बाद बेटर है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि भाई स्टूडेंट की कैपेसिटी कितनी है, कि क्या वो रोज काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी मतलब हैंडल कर सकता है कि नहीं। यहां लोग सिर्फ पढ़ाई हैंडल नहीं कर पा रहे, यहां लोग सिर्फ पढ़ाई हैंडल नहीं कर पा रहे, और आप रोज 7 से 8 घंटे काम करोगे और उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी करोगे, क्लासेस भी करोगे, प्लस आप उतने ही ड्यूरेशन में आप एग्जाम भी दोगे, तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना टफ होने वाला है। क्योंकि ट्रेनिंग नॉन स्टॉप होती है, ट्रेनिंग रुकेगी नहीं। एक बार आपने रजिस्टर किया, स्टार्ट कर दिया, फिर वो आपके हाथ में नहीं है, फिर वो आपके हाथ में नहीं है। जो फ्लेक्सिबिलिटी से आप नॉर्मली पढ़ते हो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। टाइम आने पे संडे पे भी ऑफिस जाना पड़ता है, सीजन है, कोई ड्यू डेट आ रही है तो आपको ओवर टाइम भी करना पड़ता है, और आप कुछ भी नहीं बोल सकते वहां, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो टाइम पे वहां सपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस मतलब उनका प्रोफेशन है वो, और आप भी नहीं चाहोगे कि सीएस प्रोफेशन में आप ऐसा कुछ करो जिनसे आपके एम्प्लॉयर को या आपके ट्रेनर को प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो आपको बस बैठ के सोचना है कि क्या आप 7-8 घंटे रोज काम करने के बाद भी प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई कर पाओगे, क्या आपके लिए पॉसिबल है? पॉसिबल है तो आप ट्राई कर सकते हो, बट मेरा अगर मैं ओपिनियन बताऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। 2-4 दिन, एक आध हफ्ता आप कर लोगे, आपको लगेगा पॉसिबल है। एक आध हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के बाद आपकी हालत खराब होगी, मोनोटोनस हो जाएगा आपके लिए कि यार ये रोज रोज नहीं होता, ये रोज रोज है। क्योंकि ट्रेनिंग रुकती नहीं है, उसमें कोई छुट्टी नहीं मिलती, डायरेक्ट एग्जाम के लिए आपको छुट्टी मिलेगी। आ रहा है कुछ समझ में? तो सोच समझ के करना। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से रिकमेंडेबल है कि आप पहले प्रोफेशनल की पढ़ाई कंप्लीट कर लो, पढ़ाई निपटा लो, तो आप अच्छे माइंड से, फ्रेश माइंड से आप ट्रेनिंग को अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि दोनों साथ में क्या होता है कि आपका माइंड, दिल और दिमाग अलग अलग हो जाता है। करना आपको पढ़ाई होता है, पर आपको आप स्टक हो आर्टिकलशिप में, तो दोनों साथ में नहीं हो पाता। आ रहा है ख्याल में? तो न ढंग से आप पढ़ाई कर पाओगे, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आपका अटेम्प्ट आगे बढ़ते जाएगा, और ट्रेनिंग वाले भी आपसे परेशान होंगे क्योंकि आप बार बार अटेम्प्ट दे रहे हो, बार बार छुट्टी मांग रहे हो, आपका ध्यान नहीं रहता, आपको क्लासेस करने होते हैं, तो मिसमैच होता है। तो न ट्रेनिंग आप ढंग से कर पाते हो, न ट्रेनिंग का काम आप ढंग से कर पाते हो, ना आप पढ़ाई ठीक से कर पाते हो, ना आपका अटेम्प्ट निकल पाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, और ये जो कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्हीं को पता है। ये ऑन पेपर कोई लिखता नहीं है, ऑन पेपर अच्छी अच्छी चीजें लिखी जाती हैं कि भाई जो आप पढ़ रहे हो वही आप काम करोगे, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, आप अप्लाई करोगे, तो ये सब अच्छी अच्छी बातें ऑन पेपर लिखी होती हैं, तो आपको कभी पता ही नहीं चलता। पर जो कर चुके हैं या जो कर रहे हैं वो बता सकते हैं कि प्रैक्टिकली कितना ऑलमोस्ट मतलब इम्पॉसिबल टाइप लगता है कि यार दोनों चीजें एक साथ करना कंटिन्यू बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये जवाब मैंने दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आई होप आपको क्लियर है। तो ये पूरा स्टेटस भी दिया है,
ठीक है। ये सब सारे फाइल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में वीडियो में आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये स्टेटस है, पूरा एक स्टेटस भी दिया है इंस्टीट्यूट ने, ओल्ड न्यू सबका क्या स्टेटस है, किसमें क्या करना होता है। तो मैंने न्यू में क्या क्या करना है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि आप कहां कहां ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। पहला है आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यानी पीसीएस, जो प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है और जो ट्रेनिंग इंपार्ट करने के लिए आईसीएसआई के पास रजिस्टर्ड है, उनके पास आप ट्रेनिंग कर सकते हो, उसके अंडर में आप ट्रेनिंग कर सकते हो। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो फर्म भी हो सकती है, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी का काम इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, फर्म पार्टनर्स लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। तो आप फर्म या इंडिविजुअल सीएस प्रैक्टिसिंग के पास भी काम कर सकते हो। फिर आप कंपनी के पास काम कर सकते हो जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख कम से कम होना चाहिए और वो इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए फॉर इंपार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग। तो उसमें जो कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा है उसके अंडर में आप ट्रेनिंग लोगे, ठीक है। तो कंपनी के अंडर भी आप काम कर सकते हो। फिर आप एमसीए आरओसी के ऑफिस में भी काम कर सकते हो। फिर आप एलएलपी स्ट्रक्चर में जो एलएलपीज हैं उनके इसमें भी आप काम कर सकते हो। फिर आप बैंक में काम कर सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी काम कर सकते हो, ठीक है। सब अलाउड है। बट इसमें दिक्कत यही है कि इतनी जल्दी आप डिसाइड कैसे करोगे, क्योंकि ये तो स्पेशलाइजेशन हो गया। बैंक में जाओगे तो आपका करियर फिर बैंक में ही बनेगा, चाहते न चाहते हुए भी आपको बैंक के ही ऑफर आएंगे ना। जहां आप ट्रेनिंग करते हो, जहां आपका एक्सपीरियंस है, जहां आपका नॉलेज है, वहीं पे आपको फिर जॉब्स या ऑफर मिलते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत है। तो इतने कम उम्र में आप कैसे डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मुझे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ही जाना है, मुझे आरओसी में ही जाना है। ये इतने कम उम्र में डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इन जनरल मैं बता रहा हूं कि लोग या तो पीसीएस में जाते हैं या तो कंपनी में जाते हैं। बहुत ही रेयर बच्चे हैं जिनका पहले से डिसाइडेड होता है, बहुत ही स्ट्रांग उनका माइंड है और वो बिल्कुल चूज कर सकते हैं, वही लोग बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आरओसी में जाते हैं, ठीक है। टिपिकल सीएस स्टूडेंट जो है वो पीसीएस या कंपनी में जाता है, ठीक है। तो इसमें भी कंपैरिजन होती है, सर क्या बेटर है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बेटर है, फर्म में करना या पीसी अपना कंपनी में करना, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सिटी क्या है, सिटी आप कौन सी सिटी में हो, रीलोकेट आप होना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि कंपनीज तो बड़े सिटी में होंगी, कंपनी तो बड़े सिटी में होगी ना। पीसीएस तो हर जगह होती है, पीसीएस ऑलमोस्ट हर जगह होती है। बहुत ही छोटी सिटी है तो हो सकता है पीसीएस न हो, या हो भी तो उसके पास वैसा काम न हो जो आपको सीखना है, या उतना मतलब आपको सही नहीं लग रहा कि उतना उस पास काम नहीं है कि छोटी सिटी में है। खैर सिटी का आजकल फर्क पड़ता नहीं है, सब ऑनलाइन है। नेटवर्किंग आप पढ़ते ही हो, तो नेटवर्किंग के भरोसे आज छोटी सिटी में बैठ के भी लोग बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सी सिटी में हो और आप रीलोकेट होना चाहते हो कि नहीं, और आप कितना कमाना चाहते हो, मतलब फाइनेंशियल कितना आप डिपेंडेंट हो ट्रेनिंग पे, ठीक है। उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कर रहे हो, पैसा वैल्यू रखता है आपके लिए, तो आप कंपनी में ही जाओ और वो भी बड़े सिटी में जाओ। कंपनी प्लस मेट्रो, ये कॉम्बिनेशन से सबसे ज्यादा पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली पैसा मिल रहा है तो एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा मिल रहा है, काम भी बहुत ही बड़े लेवल का, अच्छे लेवल का आप सीखोगे। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी वो फील्ड डिसाइड हो जाती है। अगर आप एक बैंकिंग कंपनी में जा रहे हो, अगर आप एक इंश्योरेंस कंपनी में जा रहे हो, तो आप उस फील्ड में बंद जाते हो और आपको उसी फील्ड का काम, कॉम्प्लायंस आपको करना पड़ता है। रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ वर्क आपको नहीं मिल पाता है, बस वो प्रॉब्लम है। पीसीएस में बस यही फायदा है कि आपको रेंज ऑफ वर्क मिलता है, क्योंकि ओपन है, उनको जो काम मिलता है वो करते हैं। बहुत ही कम फर्म्स हैं जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होती हैं। इन जनरल फर्म्स ओपन होती हैं और वो जो काम आता है उसको लेती है और वो करती है, ठीक है। तो इससे सीखने को बहुत ज्यादा आपको मिलता है, ठीक है। तो बस फर्क इतना ही है। कंपनी में ड्रॉबैक क्या है, वेराइटी नहीं मिलेगी। पीसीएस में क्या फायदा है, वेराइटी बहुत मिलेगी, लेकिन पैसा उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। पीसीएस जो है वो ज्यादा पैसा नहीं देते, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देते हैं, आपका करियर बहुत अच्छा सेट कर देंगे, लेकिन मॉनेटरीली वो आपको जितना इंस्टीट्यूट कहता है मिनिमम स्टाइपेंड जितना होता है, जो मैं आपको बताऊंगा, अराउंड दैट ही वो पे करते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर, बहुत ज्यादा नहीं पे करते, ठीक है। कंपनी ही है जो बहुत ज्यादा पे करती है, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने बता दिया, देखो ट्रेनिंग मेट्रो से करनी चाहिए या छोटी मोटी सिटी से भी चल जाएगा।
तो डिपेंड करता है। देखो, आप कंपनी में करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आपको मेट्रो में ही जाना पड़ेगा, तभी आपको उतना पे मिलेगा और तभी आपको उस लेवल का काम सीखने को मिलेगा। ठीक है। और अब कुछ लोग होते हैं, सर हम रीलोकेट नहीं हो सकते, पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपका मतलब चॉइस तो बहुत क्लियर है, फिर तो ईजी है ना आपके लिए सिलेक्ट करना कि आप पीसीएस में ही जाओ। अब छोटी सिटी में रह के ही ज्यादा कमाना है तो ये मुश्किल है, वहां कंपनीज कितनी हैं, फिर वो आपको छोटी सिटी है तो कितना पे करेंगे। ठीक है, पे ज्यादा चाहिए तो मेट्रोज के अलावा आपका ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बड़ी सिटी होनी चाहिए, वहां उतना कंपनी का उतना होना चाहिए काम। ठीक है, तो ऐसा है। तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को बैलेंस करके ये डिसाइड करना है कि आप रीलोकेट हो सकते हो कि नहीं, वहां रह सकते हो कि नहीं, वहां रहने के कितने खर्चे हैं, बचेगा कितना, बहुत सारे फैक्टर्स आपको सोचने होंगे। ठीक है, और फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीलोकेट भी हो सकते हो, तो आप बड़े सिटी में जाके पीसीएस में काम करो, बड़े सिटी में जाके पीसीएस में काम करो तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो बड़े सिटी में है तो अलग अलग बहुत सारा काम होता है उनके पास, और बड़े सिटी में होने का वही फायदा है कि काम बहुत अच्छा होगा, काम बहुत ज्यादा होगा और वैरायटी ऑफ वर्क आपको सीखने को वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और इतना पे तो वो दे देते हैं कि आपका वहां रहने का खर्चा निकल जाता है, इतना वो पे करते हैं जितना आपको रहने का खर्चा निकल जाता है, तो घर से ज्यादा पैसे मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर है कि क्या ईडीपी मैंडेटरी है बिफोर स्टार्टिंग लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग? तो जवाब है यस। कौन सी ईडीपी? 15 डेज ईईडीपी मैंडेटरी है, ईईडीपी के बिना आप स्टार्ट नहीं कर सकते। और ईईडीपी के बाद जैसे ही आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग स्टार्ट करने के 6 मंथ्स के अंदर आपको वो क्लासरूम ईडीपी भी करनी है। ठीक है, क्लासरूम 15 डेज जो क्लासरूम ईडीपी है वो भी करनी है। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग के 6 मंथ्स के अंदर साइड बाय साइड आपको करनी होती है। ठीक है, ऑब्वियसली ट्रेनिंग से आपको छुट्टी मिलेगी क्योंकि वो क्लासरूम ट्रेनिंग है, जाके ईडीपी करना पड़ेगा ना, तो वो ट्रेनिंग से आपको उतनी लीव मिल जाएगी। तो आप अपने ट्रेनर से बात करके जब भी बैच अनाउंस होगी आप पहले ही बता के एनरोल करके कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? यस, ईईडीपी 15 डेज ईईडीपी इज मैंडेटरी बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग, बट ईडीपी हैज नथिंग टू डू विथ द प्रोफेशनल एग्जाम। ठीक है, बहुत ही क्लियर बता रहा हूं, पूछना मत बार बार, कमेंट्स में यही आप पूछोगे। प्रोफेशनल एग्जाम की एलिजिबिलिटी में ईडीपी का कोई रोल नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग का भी कोई रोल नहीं है। आप आराम से बिना कोई कंडीशन के प्रोफेशनल का एग्जाम दे सकते हो, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। ठीक है, आगे फिर है जो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल मॉड्यूल अगर मेरा पास्ड है, एग्जीक्यूटिव में काफी बच्चे हैं जो सिंगल ग्रुप पास्ड है, एक आध ग्रुप एक आध सब्जेक्ट उनका बच्चा है और वो ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अब 3rd फेब से वो नहीं कर सकते, 3rd फेब से अब वो नहीं कर सकते क्योंकि अब वो न्यू में आ गए हैं, और न्यू में बोथ मॉड्यूल जब तक आप पास नहीं होते तब तक आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, सिंपल है, जवाब दे दिया मैंने। चलिए फिर है जो मैंने आपको बताया कि क्या मैं प्रोफेशनल का एग्जाम दे सकता हूं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मेरी चल रही है और साइड बाय साइड क्या मैं प्रोफेशनल का एग्जाम दे सकता हूं? तो यस, ऑफ कोर्स आप दे सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल हैज नथिंग टू डू विद ईडीपी एंड प्रोफेशनल एग्जाम हैज नथिंग टू डू विद द ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग स्टार्ट करो ना करो, ईडीपी करो ना करो, आप प्रोफेशनल का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है। फिर है सर छुट्टियां कितनी मिलती हैं? तो ये है सर 52 डेज, पूरा ये जो 21 मंथ्स का आपका लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है इसके दौरान 52 डेज ही आप लीव ले सकते हो, और उसमें ब्रैकेट में आपके लिए दिया हुआ है इंक्लूडिंग कैजुअल लीव, बिना कोई रीजन आपको पर्सनल रीजन से छुट्टी लेनी है, या एग्जामिनेशन लीव है, वो सब मिला के 52 डेज है। तो एग्जाम की जो नंबर ऑफ डेज जो होते हैं एग्जाम के वो, प्लस प्रिपरेशन की भी जो लीव आप लेना चाहते हो, वो सब मिला के सिर्फ 52 डेज का लीव अलाउड है। इसलिए मैं कह रहा था कि दोनों साथ साथ में नहीं हो पाता, आपको छुट्टी ही नहीं मिलेगी पढ़ाई के लिए, तो आप पास कैसे होंगे? ये तो अब आपको पता ही होगा कि बिना रिवीजन के तो आप पास नहीं हो सकते, कितना भी आप साल भर पढ़ लो, रिवाइज नहीं हुआ तो आप कैसे दोगे? और बैक ऑन बैक पेपर्स होते हैं, आपको पता ही होगा, जो ऑल ग्रुप्स दे रहे होते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती, सिंगल मॉड्यूल वालों को मिल जाती है, ऑल्टरनेट होते हैं, तो ये दिक्कत है। पढ़ाई की छुट्टी नहीं मिली तो आप वैसे भी पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोनों साथ में बहुत दिक्कत है, एडिक्वेट लीव्स आपको पढ़ाई के लिए या क्लासेस के लिए नहीं मिलती। ठीक है, तो 52 डेज की लीव अलाउड है। फिर है ट्रेनिंग के दौरान एग्जाम के लिए लीव मिलती है क्या? ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम का जो दिन है वो तो मिलेगा ही ऑफ कोर्स,
वो तो देना ही पड़ेगा, पर प्रिपरेशन की लीव मिलेगी क्या? तो आप खुद देख चुके हो, सिर्फ 52 डेज टोटल अलाउड है। तो आप सोच के देखो, मिली भी तो कितनी मिलेगी? उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको चाहिए। ठीक है, मिलती है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर डिपेंड करेगा आपको कितना लीव देते हैं, काम कितना है, तब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर मिलती है। ऐसा नहीं है कि बोलेंगे नहीं सीधे एग्जाम के एक दिन पहले ही आपको छुट्टी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज कुछ तो छुट्टी आपको मिलेगी ऑफ कोर्स। और जब फर्स्ट अटेम्प्ट आपका है तो ऑफ कोर्स मिलेगी। फिर जब मल्टीपल अटेम्प्ट हो जाते हैं, सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट है आपका, तो धीरे धीरे एम्प्लॉयर भी छुट्टी देना बंद कर देता है। ठीक है, तो वो मतलब जवाब है हाँ, मिलती है छुट्टी। 15 डेज, 20 डेज या 30 डेज तक आप ले सकते हो। फिर स्टाइपेंड कितना मिलता है? ठीक है, स्टाइपेंड डिस्कस कर लेते हैं कि कितना मिलेगा। इसमें मिनिमम स्टाइपेंड होता है जो इंस्टीट्यूट बताता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये एक पुराना फाइल है 2016 का, इसके बाद का अभी तक आया नहीं है। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट करते हो और पीसीएस में आप करते हो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, तो मिनिमम 3000 पर मंथ आपको मिलेगा। 3000 पीसीएस में मिलेगा अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद करते हो, और 4000 मिलेगा अगर आप प्रोफेशनल के बाद स्टार्ट करते हो। तो ठीक है, 1000 का गैप है अगर आप प्रोफेशनल के बाद करते हो तो। और अगर आप कंपनी में करते हो तो एग्जीक्यूटिव के बाद कंपनी में जाते हो ट्रेनिंग के लिए तो 4000 पर मंथ, और अगर प्रोफेशनल के बाद कंपनी में जाते हो ट्रेनिंग के लिए तो मिनिमम 5000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ये मिनिमम है। ठीक है, चलिए अब है कि ट्रेनिंग का रोल क्या है, यानी कितना ध्यान देना चाहिए बच्चे ने, कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए स्टूडेंट ने ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सिलेक्शन, और ट्रेनिंग करते दौरान जो डिसिप्लिन की जरूरत होती है वो मतलब कितना आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काफी लोग मजाक मस्ती में ट्रेनिंग निकाल लेते हैं, कुछ खास सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, और बाद में पछताते हैं ऑफ कोर्स। तो ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप कोई भी कंपनी सेक्रेटरी से पूछो, कोई भी पर्सन से पूछो जो सीएस फील्ड की जानकारी रखता है, या इवन कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में जानकारी रखता है, एक प्रोफेशनल का जो एक डायरेक्शन होता है या एक जो एक रुतबा होता है वो ट्रेनिंग से ही आता है। बिना ट्रेनिंग आप कुछ भी नहीं बन सकते। सिर्फ एक एग्जाम पास करने से आपको लगता है आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, तो प्लीज ये मिथ मतलब भूल जाओ। यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। आ रहा है ख्याल में? बिना ट्रेनिंग आप कंपनी सेक्रेटरी वैसे भी बन नहीं सकते हो। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर ही है कि पास भी होना है प्रोफेशनल एग्जाम, एज वेल एज ट्रेनिंग कंप्लीशन भी चाहिए होता है। बट बिलीव मी, ट्रेनिंग के वजह से ही आपको वो पूरा नॉलेज मिलता है, आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बनता है, और आपकी जो स्किल डेवलप होती है वो ट्रेनिंग के दौरान ही होती है। यू आर जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए बिल्कुल 100% डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, सिर्फ निपटाना नहीं है। अभी तक यही प्रॉब्लम रहा है सीएस में कि लोग निपटाते थे कि 12 महीने 15 महीने इतनी छोटी ट्रेनिंग होती थी तो लोग निपटा लेते थे, क्योंकि छुट्टियां इतनी होती थी, फिर फेस्टिवल्स, फिर ये, फिर वो, ढंग से काम नहीं कर पाते थे, उतना काम हैंडल नहीं करते थे एज कंपेयर टू सीए कोर्स। सीए कोर्स में 3 साल की होती है ट्रेनिंग, नॉन स्टॉप 3 साल आप काम करते हो, इसलिए वहां पे थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस अच्छा आता है। तो अब ये बहुत ही अच्छा स्टेप इंस्टीट्यूट ने लिया है, आपका ट्रेनिंग 21 मंथ्स का कर दिया है, और ये बहुत ही अच्छा ड्यूरेशन है टू मोल्ड योर सेल्फ, टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम अ नॉर्मल गाय टू अ प्रोफेशनल गाय। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। प्लस दे हैव गिवन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीएलडीपी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है प्रोफेशन के लिए, और जो पैकेजेस पे इतने बड़े डिबेट्स होते हैं वो काफी हद तक अब रिजॉल्व हो जाएंगे अगर कोई बच्चा ढंग से ही करता है। ढंग से ट्रेनिंग करोगे, ढंग से सीएलडीपी करोगे, ऑफ कोर्स यू विल कमांड अ पैकेज। आप कमांड करोगे, आपको खुद को फील होगा। ठीक है, वो चीजें आपके अंदर आएंगी ढंग से, सब चीजें अगर आप करोगे तो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है जो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग कहां करनी चाहिए, फर्म में या कंपनी में या और कहीं। तो बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए कि आप कौन सी सिटी में हो, आप रीलोकेट होना चाहते हो कि नहीं, फाइनेंशियली आपको कितना सपोर्ट है। इन 3 फैक्टर्स को बैलेंस करके आपको सोचना है। पे मैंने आपको बता दिया कौन से कॉम्बिनेशन में पे सबसे ज्यादा होता है, मेट्रोज प्लस कंपनी। ये कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा पे और प्लस एक्सपीरियंस भी अच्छा आएगा, और आगे जॉब में भी आपको अच्छा फायदा होता है, लेकिन वेराइटी नहीं मिलेगी, बस एक ही ड्रॉबैक है। फिर फर्म में वेराइटी मिलेगी पर स्टाइपेंड उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है।
फिर है कुछ एग्जम्पशन है क्या, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और वो कंपनी सेक्रेटरी परस्यू कर रहे हैं, उनका बस एक ही सवाल है, कोई भी वीडियो उठा लो, उसमें कमेंट्स देख लो, सर एक्सपीरियंस बेस पे कोई एग्जम्पशन है क्या, क्या ये ट्रेनिंग एग्जम्प्ट हो सकती है क्या। तो लेट्स डिस्कस कि ये न्यू ट्रेनिंग में क्या गाइडलाइंस हैं। ठीक है, न्यू ट्रेनिंग में एग्जम्पशन किसको किसको दिए गए। सबसे पहले एग्जम्पशन क्लेम करना फ्री नहीं है, एग्जम्पशन क्लेम करने के भी पैसे लगते हैं। 20,000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे फॉर क्लेमिंग द एग्जम्पशन। अगर आप एलिजिबल निकलते हो, अप्लाई करते हो, तो आपको 20,000 रुपए पहले भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आपको पता ही नहीं होगा। फिर है, अब पूरी लिस्ट है, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा दिया हुआ है। मैं आपको ब्रॉडली एक आइडिया दूंगा कि क्या एग्जम्पशंस हैं और आप उसमें आते हो कि नहीं, वो आप देख लो। पहला है कि आपने सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में काम किया है, यानी सिमिलर एक्सपीरियंस है आपके पास कोई ना कोई कंपनी में, यानी जो दिया है इसमें कि 3 क्राइटेरिया हैं, बार बार रिपीट होंगे कि आपका या तो पेड अप कैपिटल शुड बी 50 lakhs और मोर, फिक्स्ड एसेट्स शुड बी 2 crore और मोर, और टर्नओवर शुड बी 10 crore और मोर। तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी आपकी कंपनी फुलफिल करती है जहां पे आप काम कर चुके हो, और कितना काम करना है, 3 साल का। 3 साल का काम करना है, सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में करना है, और ऐसी कंपनी करना है जो 3 में से एक क्राइटेरिया में आती हो, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 3 years सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट, या और कंपनी शुड मीट वन ऑफ द क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया क्या है, पेड अप कैपिटल 50 lakhs और मोर, फिक्स्ड एसेट 2 crore और मोर, टर्नओवर 10 crore और मोर। तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, पहला। सेकंड है कि सेम आप सेक्रेटरियल ऑफिसर हो या आप एक कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन में हो, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है, या फिर आप असिस्टेंट हो। सेम ये भी कहां पे, कंपनी सेक्रेटरी के अंदर। कंपनी सेक्रेटरी जहां पे आपको एक्चुअल ट्रेनिंग करनी है, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी के पास आप ऑलरेडी एज अ असिस्टेंट काम कर चुके हो। 4 साल का आपका एक्सपीरियंस है एज अ असिस्टेंट अंडर कंपनी सेक्रेटरी विच इज इन द होल टाइम प्रैक्टिस। और कौन सा कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, जो FCS है, फेलो कंपनी सेक्रेटरी है, जिसको कम से कम 5 साल का कंटिन्यूअस प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। वैसे कंपनी सेक्रेटरी के पास आपको 4 साल काम करना है। पहले तो जो CS है वो FCS होना चाहिए, और उसके पास आपने एज अ असिस्टेंट 4 साल काम किया हुआ है, तो आपको ट्रेनिंग का एग्जम्पशन मिल सकता है। ठीक है, थर्ड है कि आप खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या आप एक खुद कॉस्ट अकाउंटेंट हो। ठीक है, फेलो जो प्रोफेशंस हैं उनको एग्जम्पशन दिया गया है कि आप खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, और आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, CA और CMA की प्रैक्टिस करते हुए आपको 5 साल हो गए। पोस्ट क्वालिफिकेशन 5 साल का आपका प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, तो आप एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हो, सब्जेक्ट टू कि आपने कुछ ये काम किया होना चाहिए, ऑडिट्स किए होने चाहिए, और जो भी इसमें दिया हुआ है वो आपने उस टाइप का काम किया होना चाहिए जिसका बाकायदा प्रूफ भी देना होता है, और फिर आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये तो फेलो प्रोफेशंस के लिए था। फिर सेम एडवोकेट हो आप, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, और आपको 5 साल का इसमें भी वर्क एक्सपीरियंस है, तो फिर आप एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी सेम कैटेगरी था। अब बस ये एक ही क्लॉज है मेरे हिसाब से जो जनरल है, जिसमें आप जुगाड़ कर सकते हो या जिसमें आप सोच सकते हो। जो नॉर्मल लोग नॉर्मल कंपनी में नॉर्मल काम कर रहे हैं और उनको एग्जम्पशन चाहिए, तो वो ये है, इसको आप डिटेल में स्टडी करो। ठीक है, पहला है एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। पहली कैटेगरी है आप एक PG हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, MBA हो, या कोई और PG कोर्स आपने किया हुआ है, क्वालिफाइड हो, और आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर आप PG क्वालिफाइड नहीं हो तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपको लगेगा। ठीक है, 4 और 6 ऐसे 2 क्लॉज हैं। एक और है 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, 3 कैटेगरी मतलब बनाई गई है, 4, 5 और 6 अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्संस के लिए। ठीक है, तो 6 years का जो एक्सपीरियंस है वो एक नॉर्मल असिस्टेंट के लिए, आप एज अ असिस्टेंट, एज अ हेल्पर भी, मतलब एक नॉर्मल पोस्ट आप होल्ड करते हो असिस्टेंट की। अब देखो फील्ड्स क्या क्या है। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्मल, देखो नॉर्मल काम है, नॉर्मल एडमिन का काम है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, अकाउंट्स में हो, HR में हो, लीगल में हो, कोई भी फील्ड में हो। ठीक है, एज अ असिस्टेंट 6 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा। फिर सेम कि ये जो कंपनी है जिसमें आप काम करते हो, तीनों में से एक क्राइटेरिया में आनी चाहिए। सेम है, पेड अप कैपिटल 50 lakhs और मोर, फिक्स्ड एसेट 2 crore और मोर, और टर्नओवर 10 crore और मोर। इन सब में से कोई एक कैटेगरी में आनी चाहिए, तब जाके आप एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये क्लॉज है
जो आपको डिटेलिंग में जानी है, इसमें आप आ सकते हो। जो भी जनरल लोग पूछते हैं मुझसे वो यही क्लॉज है, ठीक है। फिर एक और एक्सपीरियंस का है, सेम है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में आप काम कर चुके हो, ठीक है, पर यहां कंपनी की जगह है एलएलपी। एलएलपी में आप काम कर चुके हो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में, तो आपको एग्जाम्शन दिया गया है। फिर है एक हटके एग्जाम्शन है टीचर्स के लिए, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाते हैं, रेगुलर टीचर हैं, ठीक है, और 5 साल से पढ़ा रहे हैं, और उनका एक आध सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट उनका या तो लॉ में होना चाहिए, या तो मैनेजमेंट में होना चाहिए, या तो फाइनेंस में होना चाहिए, या तो अकाउंटेंसी में होना चाहिए, या तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में होना चाहिए, या सिमिलर सीएस की जो फील्ड है उससे रिलेटेड होना चाहिए, तो भी आप एग्जाम्शन ले सकते हो। 5 साल का एक्सपीरियंस, रेगुलर टीचर होना चाहिए, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, और एक आधा सब्जेक्ट इन फील्ड्स में होना चाहिए। अच्छा क्राइटेरिया है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरे आपके एग्जाम्शन के क्लॉजेस थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये सब था जो मुझे आपको बताना था, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको बता दी। ट्रेनिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं और कहां करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, ठीक है, कितने समय की है, सीएलडीपी क्या होता है, कितना उसका इंपॉर्टेंस है, ट्रेनिंग का क्या रोल है, सब मैंने बता दिया। स्टाइपेंड के बारे में बता दिया, लीव्स के बारे में बता दिया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये डिटेल वीडियो नहीं है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बहुत सारी और बातें हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही है, पर इस समय आपको इतना ही जानना चाहिए। काफी चीजें आपको बाद में भी पता चलेंगी, और ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद भी पता चलेंगी, तो वो सब सही समय होता है, बाद में आपको उसकी नॉलेज आपको होती है, ठीक है। प्रोसीजर के बारे में मैं देखूंगा, जैसा मेरा अरेंज होता है, एक प्रोसीजरल वीडियो स्टिमुलेट वेबसाइट का मैं बनाऊंगा, वो भी एक अपन देखेंगे, पर वो प्रोसीजरल है, वो बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। आई होप आपको चीजें ख्याल में आ गई होंगी, और कुछ अगर आपको लगता है मैंने टॉपिक नहीं बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो लाइक जरूर करेगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज आपको मिला हो इस वीडियो से, तो लाइक तो बनता है। और अगर आप अपने फ्रेंड से भी शेयर करना चाहते हो वीडियो, आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं लिंक, और ऐसे ही वीडियो और भी आप देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।